तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है वो थर्ड यंग मास्टर मॉक को मार डालता है। उसके मरने के साथ ही गार्ड कैंप पहुंचता, गुस्सा होता है, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, उसे गले से पकड़कर पीछे दीवार के साथ पटकाता है और उसे कहता है कमीने कहीं के कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, जो तुमने क्या कर दिया, हमारे थर्ड यंग मास्टर को तुमने क्यों मार दिया, क्या तुम मरना चाहते हो। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, बल्कि मैं यहाँ पर जीना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर किसी जगह के ऊपर क्यों यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजारूं जबकि मैं ही असली का बन सकता हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे किसी की जगह के ऊपर लेकर जाना चाहते हो, क्यों, इस वजह से क्योंकि वहां पर खतरा हो सकता है, इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझे उसकी जगह के ऊपर रखना चाहते थे। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर खतरा झेलना है तो फिर मैं खुद यहाँ पर खतरा क्यों ना झेलूं, खुद इसकी जगह के ऊपर क्यों ना बन जाऊं। और इसी के साथ ही गार्ड कैमू से कहता है कि तुमने यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार भी सकता हूँ अगर तुम थर्ड यंग मास्टर को मारोगे। तो हमारा जियोन उसे कहता है अगर तुमने मुझे मारना होता तो अभी तक मुझे मार दिया होता। मुझे लगता है कि तुम्हें इस कमीने के साथ कोई लगाव था ही नहीं, तुम तो बस यहाँ पर उसका साथ देने की कोशिश कर रहे थे, वो भी किसी अपने मकसद के लिए। इसी के साथ ही गार्ड कैम वहां पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उसका हाथ पकड़ते हैं और गर्दन से पकड़कर उसे उठाकर वहीं पर धोबी पछाड़ के साथ ग्राउंड के ऊपर पटक देते हैं। और गार्ड कैम उसे वहां पर नीचे गिराने के बाद उसे उल्टा करके उसकी गर्दन के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और उसे नीचे दबा रहे होते हैं। साथ ही अपना नाइफ निकालकर उसे कहता है अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मारूंगा, जबकि वो उसे कहता है गार्ड कैम क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये जरूरी है, तुम्हारा थर्ड यंग मास्टर तो मर चुका है, तो तुम तो यहाँ पर मेरे साथ भी काम चला सकते हो ना, तुम्हारा जो काम था वो मैं भी कर सकता हूँ, तो फिर क्यों ना हम दोनों यहाँ पर आपस में डिसाइड कर ले। वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारी इस पॉइजनस पिल को खा चुका हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे हर एक ऑर्डर्स को फॉलो कर सकता हूँ। थर्ड यंग मास्टर बनने के बाद मैं तुम्हारा परफेक्ट पपेट बन सकता हूँ, तुम जो भी मुझे करने का कहोगे मैं वो कर सकता हूँ। तुम्हारे पास यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है और मेरे पास भी तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, मैं यहाँ पर उस मैनर के अंदर तुम्हारा यंग मास्टर एक बहुत ही अच्छा डॉग बन सकता हूँ, तुम जरा सोच कर देखो। गार्ड कैमू से कहता है तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि मैं अपने मैनर मास्टर्स को धोखा दूं, मैं अपने थर्ड यंग मास्टर को धोखा दूं। पता भी है कि मैं थर्ड यंग मास्टर का साथ क्यों दे रहा था और यहाँ पर से उसका डबल गैंगर लेने के लिए क्यों आया था। तुम्हारा जियोन जो होता है आगे से खामोश होता है लेकिन वहां पर अपनी डेविलिश स्माइल दे रहा होता है। तो इसी के साथ गार्ड कैम होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ऐसे तो नहीं मानने वाले, यहाँ पर तुम्हें मरना ही होगा। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार उठाता है, वहां पर अपनी तलवार को ग्राउंड के अंदर दंसा देता है। तो ऐसा लगता है जैसे उसने वहां पर जियोन को मार दिया, लेकिन असल में वो उसे मारेगा नहीं क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर मुझे नहीं मारोगे। और इसी के साथ ही उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है तो आज के बाद से तुम हमारी फैमिली के मॉक फैमिली के ग्योंग वून हो, यानी थर्ड यंग मास्टर ग्योंग वून हो। किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक कातिल हो, तुम्हें यहाँ पर सजाए मौत दी गई थी और मैं तुम्हें जेल से उठाकर लाया हूँ। जियोन जो होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है, वहां पर डेविलिश स्माइल देते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं। और उसे यहाँ पर दूसरा मौका मिल गया है और उसे वहां पर लेने के बाद मॉक स्वर्ड मैनर में आ जाता है। वहां पर आने के बाद उसे वहां पर थर्ड यंग मास्टर के कपड़े देता है और कहता है फिलहाल के लिए तुम्हें इसी रूम के अंदर ही रहना होगा, जब तक मैं ना कहूं तुम इस रूम से बाहर नहीं जाओगे, ना ही जहां पर हमारी मॉक फैमिली के किसी भी दूसरे मेंबर से मिलोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम जाकर किसी दूसरे बंदे से मिलो, फिलहाल के लिए तुम्हें यहीं पर इसी रूम के अंदर ही रहना है। अगर तुम्हें पपेट हो तो फिर एक पपेट बनकर ही रहो, बिल्कुल वैसे जैसे मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूं वैसे मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते रहो। तुम्हारा जियोन उसे कहता है हाँ ठीक है मैं यहीं पर रुकूंगा। गार्ड कैम उसे कहता है मैं फिर से तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, अगर यहाँ पर किसी बाहर के गार्ड ने तुम्हें देख लिया या किसी ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें एंटीडोट नहीं देने वाला और तुम यहाँ पर उस पॉइजन से ही मर जाओगे। और साथ ही गार्ड कैम आगे बढ़ता है, गुस्से के साथ से कहता है मेरी बात को याद रखना, अगर तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया या फिर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं सर, मैं यहाँ पर आपके सभी ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। और इसी के साथ वो अपने पास से पिल निकालता है और उसे कहता है कि ये लो, ये पिल एक न्यूट्रलाइजर है, तुम्हें हर 24 घंटे के बाद इस पिल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस पिल की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से हर 24 घंटे के बाद मैं यहाँ पर तुम्हें पिल देने के लिए आऊंगा। इसके साथ ही गार्ड कैम उसे पिल देकर चला जाता है, जबकि जॉन बैल्कनी में बैठा होता है, वो पिल खा रहा था। साथ ही कहता है मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ, मैं मरने वाला था लेकिन मैं जिंदा बच गया। उस कल्टीवेटर ने 2 बार मेरी बॉडी के अंदर तलवार मारी थी लेकिन उसके बाद में बच गया। अब जबकि मुझे यहाँ पर दूसरी लाइफ मिली है तो क्या मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को परस्यू करूँ, मुझे यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए क्योंकि मुझे बदला भी तो लेना है। फिर साथ ही वो साइड की तरफ देखता है, कहता है कि इस वक्त मैं एक ऐसी फैमिली के अंदर हूँ जिसे स्वॉर्ड फैमिली कहते हैं, मॉक द स्वॉर्ड फैमिली, जो कि एक मार्शल आर्ट्स की फैमिली है। अगर मैं यहाँ पर से मार्शल आर्ट सीख लेता हूँ तो फिर मैं बदला ले पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि वो कमीना जिसने मुझे भी मारने की कोशिश की उस कमीने को मैं ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो जमीन की गहराई में कहीं ना चला गया, मैं वहां पर से जाकर उसे निकालूंगा और बिल्कुल वैसे ही मारूंगा जैसे उसने मेरे ग्रैंडपा को मारा था। मैं उसकी बॉडी के भी 2 टुकड़े करने वाला हूं। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है कि हमारा जियोन जो होता है टेबल के ऊपर बैठा खाना खा रहा होता है, साथ ही सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर जिंदा बच गया, मुझे दूसरा मौका मिल गया और मैं मार्शल आर्ट्स भी सीख सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल सकता। अगर मैं फैमिली के मेन हॉल में जाऊंगा तभी तो मुझे जाकर कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे क्योंकि मैं इस फैमिली का थर्ड यंग मास्टर हूँ। लेकिन दरवाजे के बाहर गार्ड कैम एक गार्ड को खड़ा करके गया है, उसने यहाँ पर स्पेशल एक गार्ड को मेरे पर नजर रखने के लिए छोड़ा है। उसके बाहर खड़ा वो गार्ड जो होता है वो ये सोच रहा है कि मुझे यहाँ पर ड्यूटी क्यों दी गई है। उस गार्ड का नाम गो चैन होता है जो कि गार्ड कैम का अपना ही डिसाइपल होता है। यहाँ पर गो चैन जो होता है अपने पास का सीन दिखाता है जहाँ पर गार्ड कैम उसके पास आता है और उसे आकर बताता है कि ये सब कुछ हो गया। तो वो उसे कहता है क्या वाकई में यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है, क्या उस लड़के ने यहाँ पर हमारे यंग मास्टर मॉक को मार दिया और उसके बाद तुम उसे यहाँ पर लेकर आ गए हो, इस तरह तुम्हारा प्लान यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो उसका मुंह बंद करवाता है, कहता है कि ऊंची आवाज में बात मत करो, हमारे प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मुझे यहाँ पर यही लड़के को वापस लेकर आना पड़ा क्योंकि रियल वाला तो मर चुका है। साथ ही उसे कहता है कि तुम इस लड़के के ऊपर नजर रखो, जब तक ये लड़का यहाँ पर है इसके ऊपर नजर रखना और ये लड़का इस रूम से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अब एक नया प्लान बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर एक नया प्लान बना लूंगा, उसके बाद हम इस लड़के को उठाकर बाहर फेंक देंगे। गार्ड कैम कहता है कि यहाँ पर इकलौता यंग मास्टर नहीं है, मुझे लगता है कि हमें किसी दूसरे यंग मास्टर का साथ चाहिए होगा, हम किसी दूसरे यंग मास्टर के
साथ हो लेंगे। वो चन उसे कहता है लेकिन मास्टर तुमने कहा कि तुमने इसे पॉइजन दिया, अगर तुमने इसे पॉइजन दिया और यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर की जगह पर है तो फिर तो हमारे लिए बिल्कुल एक अच्छा पपेट है और जो हमारे ऑर्डर्स को भी फॉलो करेगा, इसे एंटीडोट चाहिए होगा। तो गार्ड कैम उसे कहता है नहीं, इस लड़के की नेचर में झुकना बिल्कुल भी नहीं है, ये पुष्पा की तरह है, झुकेगा नहीं, इसी वजह से हम लोग जो है इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने इसे देख लिया है, जो लड़का कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर जो लड़का वहां पर मेरी मौजूदगी में थर्ड यंग मास्टर को मार सकता है तो फिर सोचो जरा, अगर इसे यहाँ पर इस फैमिली का थर्ड यंग मास्टर बना दिया जाता है तो फिर यहाँ पर किसी को भी बड़ी आसानी से मार सकता है। ये लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक है और हमें इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। अगर इस लड़के को यहाँ पर हमने यूज किया तो फिर हमारे लिए ही मुश्किल हो जाएगी। इसी वजह से मैं जल्दी से जल्दी जाकर किसी दूसरे यंग मास्टर के साथ साइड होने की कोशिश करता हूँ और तुम्हें इस लड़के के ऊपर नजर रखनी होगी। और इसी के साथ ही गोचान जो होता है वो दरवाजे के सामने खड़ा होता है और कहता है पता नहीं मास्टर को यहाँ पर इस लड़के से इतना डर क्यों लग रहा है, ये लड़का इतना खतरनाक और डेंजरस कैसे हो सकता है, जबकि इस लड़के ने ना तो अभी तक मार्शल आर्ट्स को सीखा, ना ही इस लड़के के पास यहाँ पर इतनी पावर है कि वो हमारे खिलाफ जा सके, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर हमारा दिया हुआ पॉइजन है। और इसी के साथ अंदर का सीन दिखाता है कि हमारा जोंग वहां पर बैठा बैठा अपना दिमाग यूज कर रहा था और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर गार्ड कैम ने मुझे इस रूम के अंदर लाकर बंद क्यों कर दिया, उसने मुझे अपना प्लान भी नहीं बताया कि आखिर वो यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर का डबल गैंगर क्यों चाहते थे। तो इसी के साथ ही थोड़ी देर वहां पर सोचने के बाद वो कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर ये लोग कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पका रहे हैं। गार्ड कैम यहाँ पर उस थर्ड यंग मास्टर की जगह के ऊपर उन्हें एक बंदा चाहिए था, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर उस बंदे को मरवा देंगे और उसके बाद असली वाले को यहाँ पर यंग मास्टर बना दिया जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर कोई फैमिली स्ट्रगल चल रही हो जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो हमारा जोंग जो होता है फाइनली वहां पर एक डिसीजन के ऊपर पहुंचता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। हो सकता है कि उन्हें यहाँ पर मुझसे खतरा महसूस हो रहा है, वो यहाँ पर से मुझे निकालना चाहते हैं और वो यहाँ पर किसी दूसरे की साइड लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं थर्ड यंग मास्टर हूं तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड यंग मास्टर भी तो होंगे। इसके साथ ही बाहर का सीन दिखाता है कि गोचान को वहां पर रात के वक्त नींद आ रही होती है, तो हमारा जो जॉन होता है वो उस वक्त दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। जैसे वो बाहर निकलता है तो वो कहता है लड़के तुम कहां पर जा रहे हो, क्या तुम्हें बाथरूम जाना है? तो वो कहता है नहीं मुझे बाथरूम नहीं जाना, मुझे फ्रेश एयर चाहिए, इसी वजह से मैं बाहर आया और साथ ही मुझे तुमसे एक सवाल भी पूछना है, तुम यहाँ पर मेरे साथ आ सकते हो, हम दोनों बाहर चलते हैं और जाकर बातें करते हैं। जबकि इसी के साथ ही गोचान उसे कहता है कि बकवास बंद करो, जल्दी से वापस अंदर चले जाओ, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम वापस अंदर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। तो जॉन उसे कहता है कि तुम्हारा नाम गोचाना है ना, तुम्हारा नाम गोचानी है, ये हम दोनों का सीक्रेट रहेगा, किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा, मैं भी गार्ड कैम को इस बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन गोचान उसे कॉलर से पकड़ता है और उसे पीछे दीवार के साथ पटकाता है और उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, शायद तुम इस बारे में भूल रहे हो कि तुम्हें कहां से उठाकर लाए हैं, इसलिए चुपचाप वापस से अंदर चले जाओ। जबकि हमारा जियोन जो होता है अपना हाथ उसके कंधे के ऊपर रखता है और साथ उसका बाजू पकड़ता है, सेम उसी टेक्निक को यूज करता है जिस टेक्निक को मास्टर कैम ने उसके ऊपर यूज किया था। वो उसके साथ धोबी पिछाड़ उठाकर उसे वहां पर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। जैसे वो उसे ग्राउंड के ऊपर पटकता है और साथ ही उसकी कमर के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और उसकी कमर के ऊपर प्रेशर पॉइंट्स को दबाना स्टार्ट करता है, लेकिन वो ठीक से प्रेशर पॉइंट्स को दबा नहीं पाता। तो इस बात से गार्ड जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये लड़का यहाँ पर कर क्या रहा है, क्या ये लड़का मेरे प्रेशर पॉइंट्स को दबाने की कोशिश कर रहा है। जबकि मैं जियोन ऊपर बैठा सोच रहा था कि ये क्या, ये मूव कैसे कर रहा है। मुझे लगता था मैंने यहाँ पर सेम टू सेम वैसे ही कॉपी किया है जैसे गार्ड कैम ने मुझे वहां पर प्रेशर पॉइंट्स को सील किया था, मैंने वहीं पर हिट किया था, लगता है मैंने गलत हिट किया है। और इसी के साथ वो फिर से वहां पर प्रेशर पॉइंट्स को दबाना शुरू कर देता है। वो बार बार वहां पर अपनी उंगली दंसा रहा होता है और उसे कहता है मैं यहाँ पर ठीक से तो कर रहा हूँ लेकिन ये यहाँ पर सील क्यों नहीं हो रहा। तब के गोचान को यहाँ पर इस बात का अंदाजा हो जाता है कि एक साइको के साथ उसका पाला पड़ चुका है। वो वहां पर सोच रहा होता है कि ये लड़का यहाँ पर कर क्या रहा है। इस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ गार्ड कैम को एक बार इस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देखा और इसने यहाँ पर दोनों मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को कॉपी कर लिया। मास्टर कैम ने मुझसे बिल्कुल ठीक ही कहा था कि ये लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि बेचारे गोचैन के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हमारा हीरो फिलहाल के लिए तो किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ता जिसको वो पकड़ लेता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ट्रू डीमन के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर हमारा जियोंग जो होता है वो गार्ड को नीचे गिरा लेता है। गोचान को नीचे गिराने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर सीलिंग प्रेशर पॉइंट्स को दबाना स्टार्ट करता है ताकि वो उसकी बॉडी को सील कर सके, लेकिन वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। गोचान इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये बंदा वाकई बहुत ज्यादा डेंजरस है। और इसी के साथ ही गोचान उसे कहता है कि बेवकूफ बच्चे, शायद तुम यहाँ पर इस बार में भूल रहे हो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर हमारा दिया हुआ पॉइजन है और तुम्हें हमारी एंटीडोट की जरूरत है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर उस पॉइजन का एंटीडोट नहीं मिलेगा तो फिर तुम यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक मौत मरने वाले हो, क्योंकि उसको हर 24 घंटे के बाद न्यूट्रलाइज करने की जरूरत पड़ती है। वो पॉइजन का एंटीडोट अगर हम तुम्हें नहीं देंगे तो तुम यहाँ पर पूरी बॉडी से तुम्हारा ब्लड निकलेगा और फिर तुम मर जाओगे। तो इसी के साथ ही हमारा गोचान जो होता है उसका मुंह पकड़ता है, उसका मुंह बर्बाद करवाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर कौन से पॉइजन की बात कर रहे हो। और साथ ही वो अपनी उंगली के ऊपर बाइट लगाता है, अपना ब्लड निकालकर उसके मुंह के अंदर डाल देता है और कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें इस बारे में बताना तो भूल ही गया था कि मैं बचपन से यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियों के अंदर रहा हूँ, जिसकी वजह से पॉइजन का ज्यादातर मेरे पर असर नहीं होता हो, लेकिन तुम्हारा पॉइजन अभी मेरी बॉडी के अंदर है जो कि मेरे ब्लड में है और अब यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर भी मेरा ब्लड है। और जैसे वो उसके मुंह के अंदर ब्लड ड्रॉप डालता है, इसी के साथ ही गोचान वहां पर अपना गला पकड़कर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि तुमने क्या कर दिया कमीने मॉन्स्टर कहीं के, ये तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो। वो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी इन एनर्जी को सर्कुलेट करना होगा ताकि मैं इस पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर से निकाल सकूं। इस कमीने ने यहाँ पर अपना पॉइजनस ब्लड मेरी बॉडी के अंदर डाल दिया है। जियोंग उसे कहता है कि मैं बचपन से अपने ग्रैंडफादर के साथ माउंटेन के ऊपर रहा हूं, जहां पर मैं बहुत सारी जड़ी बूटियों को देखते ही पहचान लेता हूं, उनको मेरी बॉडी के अंदर जाने के बाद भी मैं सेंस कर सकता हूं। तुम्हारा वो पॉइजन जो था उसके बारे में मुझे पता है कि वो कौन सी जड़ी बूटियों से बना हुआ था
पर वो उसका जो पॉइजन है वो मेरी बॉडी के ऊपर काम नहीं करता और मुझे यहाँ पर तुम्हारे न्यूट्रलाइजर की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा ब्लड जो है जो बहुत ज्यादा खास है और इसके अंदर जो पॉइजन है उसका एंटीडोट सिर्फ वो सिर्फ मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो अब चुपचाप यहाँ पर मेरे सवालों के जवाब दो। मैं यहाँ पर तुमसे मॉक्सवर्थ फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या है यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम लोग यहाँ पर मुझे एक स्टैंड इन लेकर क्यों आए थे? अगर तुम यहाँ पर मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे तो फिर मेरे इस पॉइजनस ब्लड की वजह से तुम यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक मौत मरने वाले हो। तो गोचान बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और उसे यहाँ पर उसके सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और उसे सारी की सारी बात बता देता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मॉक्सवर्थ मैनर हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन हॉल होता है और मॉक फैमिली के जो फादर होते हैं, इनके जो पैट्रियार्च होते हैं, वो बिस्तर के ऊपर पड़े होते हैं। उन्हें एक बहुत ही सीरियस बीमारी होती है जो कि स्ट्रेंज भी होती है, एक खास किस्म की बीमारी होती है जो कि हील नहीं हो पा रही होती। और इसी के साथ ही वहां पर एक डॉक्टर होता है जो कि उनको ठीक करने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि हम लोग अभी भी जहां पर इनकी मिस्टीरियस इलनेस का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे। डॉक्टर कहता है कि मैं जहां पर अपनी सारी नॉलेज और अपने सारे एक्सपीरियंस को यूज कर चुका हूं, सारी जड़ी बूटियों को यूज कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं जहां पर इनकी इस बीमारी का तोड़ नहीं ढूंढ पा रहा है, कौन सी किस किस्म की बीमारी है। और साथ ही डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि मैनर मास्टर को जहां पर इस हालात में अपने लिए एक सक्सेसर चूज करके जाना चाहिए था। इनके 4 बेटे हैं और 4 बेटे इनके मरने से पहले जहां पर आपस में फाइट करना शुरू कर देंगे और जैसे यहां पर मैनर मास्टर मर जाएंगे वो चारों आपस में यहां पर फाइट करना शुरू करेंगे और चारों जो है एक दूसरे को मार डालेंगे और उसके बाद एक ही यहां पर सक्सेसर बन पाएगा। लेकिन तब तक यहां पर फैमिली के बहुत सारे लोग इस सारी सत्ता को हासिल करने के चक्कर में एक दूसरे को मरवा देंगे, यानी कि हमारी इस मॉक फैमिली के अंदर बहुत कुछ बुरा होने वाला है, काफी सारे लोग मरने वाले हैं। अगर यहां पर मैनर मास्टर मर जाते हैं तो फिर यहां पर और भी बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। एक्चुअली यहां पर इसका जो पहला बेटा है उसकी मां जो है जो कि इसकी पहली बीवी है वो एक बहुत ही कमीनी और घटिया औरत है जो कि यहां पर मैनर मास्टर को बिल्कुल भी जिंदा नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो चाहती है कि उसका बेटा यहां पर नया पैट्रियार्च बन जाए। और इसी के साथ उसकी पहली बेटी सियोक जो होती है वहां पर आ जाती है और आने के बाद कहती है डॉक्टर मेरे हस्बैंड की क्या हालत है। तो डॉक्टर जो होता है उसके सामने सर झुकाता है और उसे वहां पर रिस्पेक्ट देता है, लेकिन सियोक उसे कहती है कि मैं यहां पर तुमसे क्या पूछ रही हूं, मेरे हस्बैंड की क्या हालत है, क्या कोई बेहतरी दिखाई दे रही है? तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, मैं चाहे यहां पर कितनी कोशिश क्यों ना कर लूं, मेरी मेडिसिन इनके ऊपर काम नहीं कर रही और मैं यहां पर इनको ठीक नहीं कर पा रहा। तो लेडी सियोक उसे कहती है तो ये तो मुझे एक्सपेक्ट था, इसी वजह से मैं यहां पर अपने लिए एक शामन को लेकर आई हूं, हमारे पास इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। मुझे लगता है कि इनकी बॉडी के ऊपर किसी ईवल ने पोजेस कर लिया है, किसी ईवल स्पिरिट ने, इसी वजह से मैं अपने साथ एक शामन को लेकर आई हूं। डॉक्टर उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि लेडी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि शामन वगैरह कुछ नहीं होते और इस तरह की ईवल स्पिरिट्स कुछ भी नहीं होती, आप यहां पर फजूल में टाइम वेस्ट कर रही हैं, मेडिसिन के जरिए से इनको ठीक किया जा सकता है। तो लेडी सियोक उसे कहती है तो फिर इसको ठीक करो ना, तुम यहां पर क्या कहना चाहते हो कि मैं यहां पर कुछ भी ना करूं और मेरा हस्बैंड यहां पर चुपचाप मर जाए? तो डॉक्टर आगे से खामोश हो जाता है। तो इसी के साथ ही लेडी सियोक कहती है कि मैं इस बुड्ढे खुसड़ की और बातें नहीं सुनना चाहती, डॉक्टर को उठाओ जाकर बाहर फेंकाओ। मेरे हस्बैंड इस वक्त बहुत ही बुरी तरह से बीमार है, कोई इनकी बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा और मुझे लगता है कि इस वक्त हमें एक शामन की ही जरूरत है जो कि इनकी बॉडी के अंदर जो भी ईवल स्पिरिट होगी उसको बाहर निकाल देंगे। इसके साथ ही डॉक्टर बेचारे को धक्के देकर वहां पर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद लेडी सियोक कहती है कि शामन को जल्दी से अंदर बुलाया जाए। शामन जहां पर आएगा मेन हॉल के अंदर और आकर इनके ऊपर अपने स्पेशल चार्म्स को एक्टिवेट करेगा और उसके बाद इसकी बॉडी ठीक हो जाएगी। और साथ ही वो कहती है कि मेन हॉल में कोई भी नहीं होना चाहिए, सभी को यहां पर से बाहर निकाल दो। दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि गोचान जो होता है हमारे जियोंग को सारी की सारी स्टोरी सुना देता है, उसको सब कुछ बता देता है कि यहाँ पर मॉक फैमिली क्या कुछ चल रहा है। तो वो कहता है तो अब मुझे समझ आएगी यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो कहता है तो चलो फिर ठीक है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो गोचान कहता है कि तुम कहां पर जा रहे हो? तो वो कहता है मैं और कहां पर जाऊंगा, मैं सीधा मेन हॉल की तरफ जा रहा हूं जहां पर मैं जाकर मैनर मास्टर से मिल सकूं। हमारा जियोंग जो होता है वो रूम से बाहर निकल आता है और इसी के साथ ही गोचान भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे होता है। तो हमारा जियोंग उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा जो मास्टर कैम है, मास्टर कैम ने यहाँ पर मुझे फंसाने की कोशिश की है, यानी कि वो थर्ड यंग मास्टर का साथ दे रहा था, उसका हम शक्ल ढूंढकर वो मुझे यहाँ पर लेकर आए और उसके बाद फर्स्ट यंग मास्टर जो है और सेकंड यंग मास्टर उन दोनों को एक ही जगह के ऊपर बुलाया जाए जहां पर एक फाइट शुरू हो जाए और वो दोनों जो है उनमें से सेकंड यंग मास्टर मुझे मार डालेगा और सेकंड यंग मास्टर के मुझे मारने के बाद फर्स्ट यंग मास्टर जो है उसके ऊपर अटैक करेगा और फर्स्ट यंग मास्टर सेकंड यंग मास्टर को मार डालेगा, या फिर सेकंड यंग मास्टर फर्स्ट यंग मास्टर को मार डालेगा और उसके बाद वो लोग मुझे मार डालेंगे। तो इस तरह यहाँ पर ये सारे का सारा प्लान तुम लोगों ने स्टार्ट आउट किया हुआ था कि जहां पर तीनों यंग मास्टर जो है वो आपस में फाइट करके मर जाएंगे और उसके बाद असली का जो थर्ड यंग मास्टर होगा जो कि मेरी जगह के ऊपर है, यानी कि वो यहाँ पर वापस आ जाएगा और असली के यंग मास्टर के वापस आने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा क्योंकि फोर्थ यंग मास्टर जो है वो एक नाजायज मां की औलाद है, इसी वजह से उसे यहाँ पर पैट्रियार्च बनने का हक नहीं है और इसी वजह से ये जो फाइट स्ट्रगल है ये 3 यंग मास्टर्स के दरमियान में ही होने वाली है और थर्ड यंग मास्टर के वापस आने के बाद तुम लोग जो हो उसे डायरेक्टली यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर से पैट्रियार्च बना दोगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस सारे के सारे प्लान के अंदर मेरे लिए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि मुझे यहाँ पर आकर उस थर्ड यंग मास्टर की जगह के ऊपर मरना था ताकि यहाँ पर एक फाइटिंग को ट्रिगर किया जा सके। लेकिन मास्टर कैम बेचारे को क्या पता था कि यहाँ पर सब कुछ उल्टा होने वाला है। मैंने यहाँ पर उनके एक मोहरे को रास्ते से हटा दिया और उसके बाद अब यहाँ पर मैं हूँ, तो क्यों ना मैं यहाँ पर बाकी के तीनों को हटा दूं और उसके बाद मैं ही यहाँ का पैट्रियार्च बन जाऊं। तो गोचान उसे कहता है कि यंग मास्टर आप यहाँ पर मैनर मास्टर से मिलने के लिए क्यों जा रहे हैं? तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए क्यों नहीं जाऊंगा? मेरा जिंदा रहना और मेरा मरना मैनर मास्टर के जिंदा रहने और मरने के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वो मरेंगे तो यहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, अगर वो जिंदा रहेंगे तो फाइटिंग रुक जाएगी, इसी वजह से मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो वो उसे कहता है लेकिन अगर यहाँ पर किसी ने आपको चलते फिरते देख लिया और गार्ड कैंप को इस बारे में पता चल गया तो फिर क्या होगा? तो इसी के साथ ही हमारा जियोन उससे पूछता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इस बात को उससे सीक्रेट रखो, क्योंकि मुझे पता है कि गार्ड गोचैन तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम यहाँ पर इस बात को उससे सीक्रेट रखोगे। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में लेडी सियोक को दिखाता है कि लेडी
श्योक ने जिस शामन को बुलाया होता है वो शामन वहां पर आ जाता है और आने के बाद कहता है तो क्या मैं जाकर मैंने मास्टर से मिल सकता हूँ, क्या मैं उनके ऊपर जाकर अपने चार्म्स को परफॉर्म कर सकता हूँ, यानी अपने रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकता हूँ। तो वो उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम वहां पर जा सकते हो। मैंने यहाँ पर तुम्हारे मिराकल्स के बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुम यहाँ पर बहुत सारे बीमारों को ठीक कर चुके हो, मेरे हस्बैंड को भी एक बहुत ही मिस्टीरियस बीमारी हो गई है, तो क्या तुम उसको ठीक कर सकते हो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर उसको ठीक कर दूंगा। अगर यहाँ पर उसकी हालत ज्यादा खराब ना हुई, अगर कोई ज्यादा पावरफुल इवल स्पिरिट नहीं हुई, तो मैं उसको यहाँ पर से एक्सोक्राइज कर दूंगा और आपका हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिस तरह से आपसे रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर मेन बिल्डिंग के अंदर कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई एक जिंदा इंसान नहीं होना चाहिए, सभी लोग यहाँ पर से दूर होने चाहिए, क्या आपने ये सब कुछ कर दिया। तो वो कहती है हाँ मैंने सब कुछ कर दिया है, जो भी लोग थे वो सारे के सारे जा चुके हैं, जहां तक कि उनका पर्सनल गार्ड भी वहां पर नहीं है। तो शामन उसे कहता है कि मैडम आपको भी यहाँ पर से जाना पड़ेगा। तो मैडम श्योक उसे कहती है कि मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन हमारे वादे को मत भूलना, तुम्हें वहां पर जाने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से दो चीजें मुझे निकाल कर देनी होंगी, एक मास्टर की सील और दूसरा सीक्रेट मैनुअल। वहां पर जैसे तैसे करके मुझे पता करके दो कि उसने ये दोनों चीजें कहां पर छुपा कर रखी है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरा हस्बैंड जिंदा रहता है या मरता है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी है जैसे कैसे करके तुम्हें उससे ये दोनों राज गुलवाने होंगे। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मैडम श्योक यहाँ पर अपने हस्बैंड को बचाना भी चाहती है या नहीं। तो आगे क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं।